स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मैंने टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की यूनिट 3 आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 1 एंड 2 ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। यूनिट 1 से रिलेटेड एंड यूनिट 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है सो वो इनकम टैक्स या फिर आप टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है हमारी उसमें जाके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो हमारे इनकम टैक्स का यूनिट 1 का पार्ट 1 है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है इनकम टैक्स का, ठीक है, नॉट अ टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उससे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी थी, इसलिए मैंने उसको टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो इनकम टैक्स का यूनिट 1 का पार्ट 1 है सो आप लोग वो देखिए और उसको प्रिपेयर करिए। ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 से रिलेटेड मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं यहाँ पे, और जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो मैं वो ले रही हूँ। मैं आपसे फिर भी एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी स्टूडेंट, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, कि आप जो भी कंटेंट होता है आप सिलेबस में उसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा। क्योंकि देखिए मैं 10 मिनट या 20 मिनट के वीडियो में आपको वो सारे आस्पेक्ट को नहीं कवर कर सकती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंटेंट है आपका यूनिट 3 से रिलेटेड, तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी आप ये वीडियो देखिए, बहुत अच्छा है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से फंसे, जैसे कि मेरे बीकॉम के स्टूडेंट्स का रिव्यू बहुत अच्छा रहा है और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंसे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि इसमें भी फंसे, बट मैं हमेशा यही अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि जो भी सिलेबस में, जैसे कि आपका ये जो यूनिट 3 है उसमें जो हमारा कंटेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग कॉरपोरेट कैपिटलाइजेशन है, आपका डिविडेंड पॉलिसी है, डेप्रिशिएशन पॉलिसी है, इन्वेंट्री पॉलिसी है, टैक्स प्लानिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है, मेक और बाय, रिपेयर ऑफ रिप्लेस, ओन ऑफ लीज, एक्सपोर्ट या फिर डोमेस्टिक सेल, टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग अमेलगमेशन एंड मर्जर। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी ये कंटेंट है आप उसको एक बार बुक से ज़रूर रीड करिए। स्पेशली जो मैंने अभी जो इस टॉपिक में एमसीक्यू लिए हैं उसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू नहीं लिए हैं एक भी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है। आप इसमें सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे, इसमें कोई टफ नहीं है। सो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि बाय और मेक एंड बाय, रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट एंड ओन लीज, इन 3 चीज़ों को, टॉपिक को थोड़ा सा एक बार भी रीड कर लेंगे तो भी बहुत है। आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें से आपको 1 से 2 एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। एंड टैक्स प्लानिंग एंड एमलगमेशन से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मेरे वीडियो में क्या चीज़ नहीं मैं ले पाई हूँ, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपकी सारी यूनिट्स को कवर कर लूँ, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें मुझसे रहेगी। सो मैंने आपको पहले ही क्लियरली बता दिया कि ये टॉपिक्स जो हैं मैंने जो आपको बताया है, आपके पास जो भी रिकमेंडेड बुक हो, आपने ऑलरेडी पूरे साल इस पेपर को पढ़ा होगा, तो आपके पास जो भी रिकमेंडेड बुक हो आप उसमें ज़रूर एक बार इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के प्लीज़ जाइएगा, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू मैंने लिया है, यहाँ पे पूछा गया है कि एज पर सेक्शन 115O टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी शैल बी डिपॉजिटेड विद इन, कितने डेज में डिपॉजिट होना चाहिए, फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड 14 डेज। ध्यान रखिएगा 14 डेज़ के अंदर जो है वो डिक्लेरेशन के 14 डेज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। अ फॉरेन कंपनी इन विच द इंडियन कंपनी होल्ड्स इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शैल बी ट्रीटेड एज specified company for the purpose of the section 115 BBD of the Act, and dividend received from such company shall be taxed in the hand of the Indian company rate। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी इन विच इंडियन कंपनी है 26% एंड जो इंडियन कंपनी होगा मतलब जो इंडियन कंपनी होगी, टैक्स इन हैंड ऑफ द इंडियन कंपनी टैक्स रेट इज़ 15%। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 2 रेट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं।
एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, बाय वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के वे में, ठीक है, वेदर इंट्रीम और अदरवाइज out of current or accumulated profit shall be charged to the additional income tax which is popularly known as कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। ध्यान रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द रेट ऑफ इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O इज 15%। रेट ऑफ जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की होती है अंडर सेक्शन 115O में बताई गई है वो कितनी है, 15%। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, अंडर सेक्शन 115BBD ऑफ एक्ट कौन सा हमारा 1961, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द इंडियन कंपनी, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी शैल बी टैक्स्ड एट कंसेशन रेट ऑफ 15%, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी रेट है हमारी, 15%। नेक्स्ट ले लेते हैं, एज पर सेक्शन 115QA एनी अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम बाय द कंपनी on the back pay of unlisted share from the shareholders shall be charged to additional income tax rate 20%, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो unlisted share from a shareholder shall be charged to the additional income tax rate 20%, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, AMT क्या है, AMT का मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही कॉमन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द रेट ऑफ AMT कितने परसेंट है, एडजस्टेड टोटल इनकम में 18.5%, कितना है 18.5%। नेक्स्ट ले लेते हैं, एवरी टैक्स पेयर टू whom the provision of AMT apply is required to obtain a report from the chartered accountant in the form number, कौन से फॉर्म नंबर में चार्टेड अकाउंटेंट जो है रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग, तो फॉर्म नंबर 29B, ध्यान रखिएगा फॉर्म नंबर 29B, एवरी टैक्स पेयर टू whom the provision of AMT applied to require obtain a report from the chartered accountant in form number 29B, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इन द केस ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, मतलब नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, ठीक है, हु इज अ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द AMT द पेबल बाय द कैन नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी लेस देन 18.5%, एंड SC एंड H हायर एजुकेशनल फीस जो होता है हमारा वो, क्योंकि किस पे एडजस्ट करते हैं हम लोग, एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, ध्यान रखिएगा एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 115JC, ठीक है। सो रेट कितनी होती है, मिनिमम लेस देन 18.5%, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और किस पे हम लोग कंप्यूट करते हैं उसको, एडजस्टेड टोटल इनकम पे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि वाइल कंप्यूटिंग एडजस्टेड टोटल इनकम अंडर सेक्शन, अब ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए एमसीक्यू कहीं से भी पुटअप हो सकता है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम को किस अंडर सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आपको मैंने भी क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी कि 115JC में हम जो है एडजस्टेड टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। देन टोटल इनकम कंप्यूट अंडर सेक्शन एक्ट शैल बी इंक्रीज्ड बाय डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H2 अंडर सेक्शन 80RRB, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस चीज़ की डिडक्शन हमको मिलती है उसमें, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80H एंड 80RRB अदर देन सेक्शन 80P। 80P मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो डिडक्शन होती है उसको छोड़कर 80H से लेके 80RRB तक की जो भी डिडक्शन होती है शैल बी इंक्रीज्ड बाय इन दिस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 12BA AMT shall be applied to the person who has been claimed by the deduction under section all of these, जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पे देखिए बताया है कि सेक्शन कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है, 80C से लेके 80RRB एक्सेप्ट 80P, 80 सेक्शन 10AA की मिलती है और सेक्शन 35AD की मिलती है, तीनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, अंडर सेक्शन 115J
D of the Act, AMT credited will be allowed to the carry forward for the period, कितने पीरियड के लिए, ठीक है, for the period of 15, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या, कितने पीरियड के लिए, 15 असेसमेंट ईयर immediately succeeding the assessment year in which AMT credited is available, ठीक है, कितने ईयर्स, कितने असेसमेंट ईयर के, 15, पीरियड ऑफ 15 असेसमेंट ईयर्स immediately succeeding the assessment year in which AMT credit is available, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। सो नेक्स्ट MCQ हमारा कि ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ द एसेट्स कंप्राइजिंग of tangible and intangible assets is known as block of assets, उसको क्या कहेंगे हम, is known as block of assets। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिशिएशन अंडर सेक्शन 32 इज द SSC। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा SSC ऑफ द एसेट्स क्या होना चाहिए, शैल बी ओनर होना चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है, क्लेमिंग ऑफ द डेप्रिशिएशन, अगर हम डेप्रिशिएशन को क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 32 में तो SSC उस एसेट्स का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। सो नेक्स्ट MCQ हमारा एज पर 16 प्रोविज़न, ये स्पेलिंग गलत है स्टूडेंट्स, as per sixth provision to the section 32 if there is change of the ownership of the assets because of, अब कौन से रीज़न हो सकते हैं, द डेप्रिशिएशन शैल बी appropriate between the predecessors and the successors in the ratio of the number of days which assets were used by them। so अब कौन कौन से लोग हो सकते हैं, सो आप ध्यान रखिएगा, ओनर, कन्वेंशन ऑफ द फर्म इनटू द कंपनी, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द फर्म इनटू द कंपनी, कन्वेंशन ऑफ द सोल प्रॉपर्टीयर इनटू द कंपनी एंड एमलगमेशन। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। एज पर द एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, एज पर द एक्सप्लेनेशन 1, जो एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया सेक्शन 43(1) में बताया गया है वेयर द एसेट्स इज यूज्ड फॉर द बिजनेस, अगर हम अपनी एसेट्स का यूज़ बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आफ्टर दिस इज टू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इज रिलेटेड टू द बिजनेस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स टू द SSC शैल बी निल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। एज पर एक्सप्लेनेशन 2 के सेक्शन 43(1) में जो बताया गया है कि वेयर द एसेट्स एक्वायर बाय द गिफ्ट एट द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड ऑफ द रिसीवर, गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है और जो एक्चुअल कॉस्ट है एट द हैंड ऑफ द रिसीवर शैल बीट, देखिए ध्यान रखिएगा, शैल बीट एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर लेस डेप्रिशिएशन that would have to been allowable as if the assets is only assets is relevant block, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। एज पर एक्सप्लेनेशन 9 सेक्शन 43(1) इफ एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 द कस्टम टैरिफ एक्ट लाइबल और द एसेट्स एक्वायर्ड देन द एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड, क्या होना चाहिए, रिड्यूस, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय द ड्यूटी ऑफ द कस्टम for which credit has been made and allowed the rule, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। एज पर एक्सप्लेनेशन 10 सेक्शन 43(1) सेम रहेगा। इफ द एसेट्स एक्वायर वेयर द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज मेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द सब्सिडरी देन एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द सब्सिडी, मतलब सब्सिडी के अमाउंट से एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। Who is eligible SSC engaged in the business of the manufacturer or the production any article or things who can claim the investment allowances under section 32(a)(d)। अब कौन से जो पर्सन है वो एलिजिबल होते हैं, तो कंपनी भी है, हो सकती है, HEF भी हो सकता है और SSC भी हो सकता है, जिसका टर्नओवर जो है वो 100 लाख से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वही एलिजिबल होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के लिए, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 32(a)(d) में, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज अवेलेबल एट द रेट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 15%। सो 15% एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो होता है वो 15% की रेट से जो एक्चुअल कॉस्ट जो होती है उसका 15% जो होता है वो हमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो है वो मिलता है,
ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, एज पर एक्सप्लेनेशन 13 अंडर सेक्शन 43(1) इफ़ द एसएससी क्लेम द डिडक्शन ऑफ एन एसेट्स, अगर एसएससी किसी एसेट्स की डिडक्शन को क्लेम करता है किस सेक्शन में, 35AD में, सो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी क्या होनी चाहिए, नील होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी जीरो होनी चाहिए इन द हैंड ऑफ द एसएससी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू, किसके लिए अवेलेबल नहीं होती एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो एसएससी एंगेज्ड इन दी ट्रेडिंग बिजनेस, जो भी एसएससी ट्रेडिंग बिजनेस में एंगेज्ड होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन की एडिशनल जो भी हमारी डेप्रिसिएशन एडिशनल जो अवेलेबल होता है वो नहीं होता है। किसके लिए होता है, मैन्युफैक्चरर में हो अगर, या फिर बिजनेस ऑफ द जनरेशन हो, हमारा फैमिली बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन पावर हो, या फिर ट्रांसमिशन पावर हो, तो इन सब चीज़ों के केस में अलाउ होता है, अवेलेबल होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट अगर ट्रेडिंग बिजनेस में इंगेज है कोई भी एसएससी तो अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द स्पेशल रेट ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन टू द एसएससी सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया स्पेसिफाइड स्टेट इन 35%, कितना होना चाहिए, 35% नोटिफाइड किया गया है। ठीक है, एंड एन एब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, कितनी पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कहता है, इनफाइनाइट, मतलब कितने भी टाइम के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम आगे ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो अनएब्जॉर्ब्ड जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, AMT शैल नॉट बी एप्लीकेबल, किस पे अप्लाई नहीं होता है, शैल नॉट बी एप्लीकेबल नॉन कोऑपरेटिव एसएससी हु हैज़ क्लेम एनी डिडक्शन, मतलब उस नॉन कोऑपरेटिव एसएससी पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा AMT जो हमारे सेक्शन 80P में है। 80P में कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एसएससी पर जो है वो AMT की डिडक्शन जो मिलती है वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा एमसीक्यू है, द जनरल कंसिडरेशन विच एरिया एप्लीकेबल इन केस ऑफ द मार्जिनल डिसीजन। सो ध्यान रखिएगा कौन से एरिया पे अप्लीकेबल होता है, एक्सपेंसेस अलाउ एज डिडक्शन, ईयर इन विच इज़ अलाउबल, टू व्हाट एक्सटेंट इज़ अलाउड एंड टू व्हाट एक्सटेंट कैन बी फॉरवर्ड। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे डीम्ड डिविडेंड को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और ई में बताया गया है। ध्यान रखिएगा डीम्ड डिविडेंड के बारे में। प्लानिंग, अगर बात करें हम टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द एमलगेमेशन एंड मर्जर, उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B में, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स द एमलगेमेटिंग कंपनीज टू द इंडियन एमलगेमेटेड कंपनी is exempt from the tax, as such transfer will not be granted as the transfer for the purpose of the capital gain is defined under section 47 subsection 6। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एंड कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड अब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ द एमलगेमेटिंग कंपनीज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 72A में। ठीक है, एंड एमोर्टाइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द केस ऑफ द एमलगमेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 35DD में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक के साथ में मैंने पूरी यूनिट 3 आपकी कवर की है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड इसमें पॉइंट नहीं लिए हैं, उससे रिलेटेड मैंने MCQ नहीं लिए हैं। सो आप लोग ये जो पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि टैक्स प्लानिंग और द मैनेजरियल डिसीजन, मेक बाय एंड रिपेयर टू रिपेयर ऑफ रिप्लेस एंड लीज, तो ये टॉपिक्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा, इसमें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही MCQ आ सकता है। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको हेल्प हुई है सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है मैं 4th यूनिट डिस्कस करूँगी आपसे। सो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर होने के बाद प्लीज़ रिव्यू ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी वेट रहता है कि स्टूडेंट का पेपर कैसा हुआ और कितने क्वेश्चंस, कितना मेरा वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू स्टूडेंट्स।